मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर चीन और पाकिस्तान की। दोनों नेताओं की मुलाकात भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे व्हाइट हाउस में होगी। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। इस मुलाकात की अहमियत समझना बहुत आसान है। असल में जब से ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली है, उनके कड़े फैसले दुनिया के सामने हैं। खासकर जिस तरह से वो अमेरिकन को आगे लेकर फैसला कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की एक नई धारा लिख रहे हैं, नई गाथा लिख रहे हैं, नई कहानी लिख रहे हैं, जिसमें चीन, कनाडा, मैक्सिको को लेकर टैरिफ बढ़ाना या फिर घुसपैठियों की देश वापसी कराना जैसे फैसले शामिल हैं। हालांकि जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है उसे लेकर सवाल और आपत्तियां भी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप नए अंदाज में इस बार देश की सत्ता चलाने वाले हैं। भारत की ओर उनका झुकाव भी इस बीच सामने आ चुका है, जब उनकी पीएम मोदी से उनकी सत्ता संभालने के बाद मुलाकात। ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, फिर उनकी तरफ से हामी भरने के बाद अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी के दौरे का ऐलान भी कर दिया। अब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर है, तो कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, एक नजर आपको डाल देते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में 6 द्विपक्षीय बैठकें हैं। 14 फरवरी सुबह 2:30 पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 45 मिनट की यह मुलाकात होगी। ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 3:40 पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 14 फरवरी को ट्रंप की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात में कई अहम समझौते होंगे, जिसमें बड़ी डिफेंस डील भी शामिल है। इस डिफेंस डील के बाद चीन और पाकिस्तान में पूरी तरह से हड़कंप मचना तय है। इस डील के बाद भारत की ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों टकटकी लगाकर मोदी के अमेरिकी दौरे को देख रहे हैं। क्या है डिफेंस डील, वो आपको बतलाते हैं और समझाते हैं ग्राफिक्स की मदद से। अगर फाइटर जेट की बात करें तो F-21 और बोइंग F-18 सुपर हार्नेट को लेकर डील हो सकती है। यह डील बहुत ही प्रशिक्षित डील है, काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। नेवी के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन को लेकर करीब $30 बिलियन की डील हो सकती है। अमेरिका से भारत को MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम मिल सकता है। सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण सहयोग को लेकर भी डील संभव है, जिसके तहत भारत अमेरिका ट्राइबल ट्रिम को लेकर बातचीत होगी। साथ ही मालाबार नौसेना अभ्यास और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। औद्योगिक सहयोग, हथियार निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी डील हो सकती है, जिसके तहत भारत में यूएस रक्षा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत तकनीकी साझा करने में भी दोनों मुल्कों के बीच में सहमति बन सकती है। तो डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप भारत को F-35 देने की पेशकश कर सकते हैं। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बेंगलुरु में हो रहे एयर शो में अमेरिका ने अपनी 5वीं जनरेशन के जेट F-35 को दूसरे साल भेजा है। उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच तेजस मार्क 1 A1 के लिए जेई इंजन और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की सप्लाई के बारे में भी बातचीत हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडिया डेली में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में एक जो मुलाकात होने जा रही है, मेजर जनरल रिटायर AK सिवास साहब, यह बेहद अहम है। 45 मिनट की गुफ्तगू होगी। भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे यह मुलाकात शुरू होगी और सुबह तकरीबन 3:40 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन यह मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। 45 मिनट में किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, क्या उम्मीदें हैं, वो जरा बताइएगा। हाँ देखो, ये एक हमें समझना पड़ेगा, भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं 2000 के बाद काफ़ी अपस्विंग में हैं। चाहे वहाँ पर रिपब्लिकन आए हों या डेमोक्रेट आए हों, एक प्रकार बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है। और आप ये कह सकते हैं लास्ट कोई 25 सालों में
भारत और जो अमेरिका बहुत क्लोज आए हैं। भारत और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिसके अंदर पहले है जीएसओएमआई, जो कि जॉइंट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, फिर कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फिर लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और अंत में बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और इनमें से जो 3 हैं, जो पिछले 3 हैं, वो साइन हुए थे डोनाल्ड ट्रंप पॉइंट 1.0 में। तो ये सच्चाई है, भारत और अमेरिका के जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा अप स्विंग आया था डोनाल्ड ट्रंप की पहले टेन्योर में, और ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ोतरी होगी। 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं डिफेंस को लेते हुए। देखो, एक तो होगा कि जो हमारे पास तेजस मार्क 1 अल्फा है, उसके लिए हमें इंजन चाहिए G404, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस से लेना है, और HOL के पास आके उसको अभी फिट करना है। उसमें काफ़ी डिले होगा। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रॉमिस तो किया मगर मिला नहीं। इसी कारण हमारी जो तेजस मार्क 1 है, उसकी बनाने कि जो क्षमता और काबिलियत थी, उसमें ढील आई है, और एयरफोर्स को बहुत ज़रूरी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी बातचीत होगी कि किस प्रकार से G404 इंजन को जल्दी से जल्दी भारत की तरफ भेजा जाए। यही नहीं, जो G414 जो तेजस मार्क 2 में लगेगा, उसकी भी बारे बात, और इसकी जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हुई थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, जिसको एक प्रकार जियो एयर स्पेस और HAL बनाएंगे आने वाले समय में। फिर दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो MQN-9 ड्रोन्स हैं, जो 31 भारत ने लेने हैं, वो जी। भी डील हुई थी, मगर उसके अंदर सच्चाई है अभी तक हमें नहीं मिले हैं, जो कि 31 में से 15 नेवी को चाहिए और 8 एयरफोर्स और आर्मी को चाहिए। ये गेम चेंजर हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं सर्विलेंस के लिए, रैकी के लिए, और इनके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम अब सोच रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारे को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। हम्म। अगर आप देखें इस बार जो बेंगलोर के अंदर एयर शो हुआ है, तो हम्म। पहली बार है रूस ने और अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इकट्ठे लगाए हैं। हम्म। अमेरिका ने F-35, और जो रूस था उसने Su-57। ये हम्म। दोनों ही जहाज काबिले तारीफ है। भारत और अमेरिका के बीच में F-35 के भी की कुछ बातचीत हो सकती है। हमें यह समझना चाहिए जो Su-57 है, उसकी कीमत करीब करीब 40 से 50 मिलियन डॉलर है, जबकि F-35 की कीमत है 80 से 100 मिलियन डॉलर। तो वो डबल कॉस्टली है, मगर F-35 एक प्रकार से बहुत ही काबिलियत वाला एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन उसके ऊपर होगी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि टर्की को भी F-35 एयरक्राफ्ट मिलने थे, मगर जब टर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिया, तो फिर अमेरिका ने उस डील को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि F-35 के जो सिग्नेचर है वो S-400 पढ़ ले, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है रूस से। भारत ने भी S-400 लिया है, मगर भारत के लिए अमेरिका इसके लिए एक्सेप्शन बनाने के लिए तैयार हो रखा है, ऐसा लगता है। हम्म। तो ये भी बहुत चीज है। दो बातें बड़ी और इंपॉर्टेंट है, मैं एक बताऊं मैं कि उस पर सबसे आऊंगा, ज्यादा। लेकिन एक बार चूंकि आपने F-35 का जिक्र किया, चौथी जनरेशन के एयरक्राफ्ट और 5वीं जनरेशन के ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनमें फर्क क्या है और F-35 इतना खास क्यों है, जरा इसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद फिर जो बाकी के 2 बचे पॉइंट से वो आप बोलिएगा। देखो, सच्चाई क्या है कि भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमने रफेल लिया है, 2 स्क्वाड्रन लिए हैं फ्रांस से, और इसके साथ साथ जो तेजस मार्क 1 अल्फा होगा, वो भी 4th जनरेशन होगा। 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट की काबिलियत क्या है? वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मीन्स उसको रडार एक प्रकार से डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, उसके बाद वो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, और उसके जो हथियार हैं उनकी काबिलियत और क्षमता भी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आज तक जिन देशों के पास हैं, वो एक प्रकार से अमेरिका है, जिसके पास F-35 है, और चीन है जो J-20 उनका एयरक्राफ्ट, वो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, और वो 6th जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, J-35। और एक आपका रूस है, रूस के पास जो Su-57 है। इसके अलावा किसी और देश के पास अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत जो
जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगले 10-15 साल में भारत उसको बनाएगा, वो एक जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए भी भारत दूसरे देश से बातचीत कर रहा है, वो 5th जनरेशन का। तो ये सच्चाई है कि डिफरेंस क्या है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफी स्पीड में भी अच्छा, स्टेल्थ की उसकी कैपेबिलिटी, उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, और उसके अंदर जो आर्मामेंट है वो भी स्टेट ऑफ आर्ट होते हैं। तो ये सच्चाई है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर आपको मिलता है तो वो गेम चेंजर है, और मुझे लगता है भारत की इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। दो और इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं भारत और अमेरिका के बीच में। देखो, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर के करीब है, और इसके अंदर जो भारत जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है, और ट्रेड डेफिसिट है करीब करीब अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से 37 बिलियन डॉलर। तो इसलिए अमेरिका प्रेशर करेगा कि हम दो चीजें खरीदें, एक तो ये एनर्जी, गैस, ऑयल, जो हम ज्यादातर अभी रूस से ले रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बाद, उसके बारे में होगी। दूसरा, वो डिफेंस इक्विपमेंट चाहेगा कि भारत और खरीदे, चाहे F-35, इसके बाद ये आपको मैंने जो G404 इंजन बताया, और इसके अलावा और भी वेपन इक्विपमेंट जो आप F-18 और F-21 की भी बात कर रहे हो, मगर भारत ने उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। भारत 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ अब नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगता है कि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी क्या कॉमन चीज है? भारत और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कॉमन चीज है एक चीन का फैक्टर, क्योंकि ये याद रखो, जो चीन है, जो कि एक प्रकार इंडो पैसिफिक के अंदर और इंडियन ओशन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप देखें, जो चीन एक दादाशाही कर रहा है इंडो पैसिफिक में, उसने 9 डैश लाइन बना के उससे एक आर्टिफिशियल आइलैंड से उसने सारा इंडो पैसिफिक ऑलमोस्ट अपने नाम कर लिया है, और वहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, उनके सबके साथ प्रॉब्लम है। और इसी प्रकार से भारत के अगेंस्ट उसकी प्रोग्रेस है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आज तक वो जो डिमार्केट नहीं हुआ। तो भारत और अमेरिका इकट्ठा कोड के मेंबर हैं, और वो चाहते हैं कि हम जॉइंटली काम करें, कि एक प्रेशर डाला जाए चीन पे, क्योंकि सच्चाई है कि जो क्वाड का भी प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, एंड मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। ये भारत का एक नारा है मिलके क्वाड के साथ। तो मुझे लगता है ये वो तमाम बातें हैं। भारत और अमेरिका के रिलेशन के अंदर गर्मी सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो कॉमन फैक्टर है वो चीन है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट। जी, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, बेहद स्वागत है आपका इंडिया डेली में। जो आज देर शाम मुलाकात होगी, हम भारतीय समय के अनुसार सुबह जो मुलाकात होगी 2:30 बजे, 45 मिनट की मुलाकात होने वाली है। 3:40 पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपके मुताबिक क्या वो अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी? टैरिफ पर भी बात होगी, जिस तरह से डिपोटेशन हो रही है उस पर भी बात होगी। एक हलकों में ये खबर चल रही है कि जो मोस्ट आतंकवादी इस समय अमेरिका में पनाह लिए हुए भारत की हैं, उन पर भी बातचीत हो सकती है, उनकी भी एक सूची सौंपी जा सकती है। क्या किन किन विषयों पर बात हो सकती है? देखिए आशीष जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के ये जो संबंध है, इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। और कोई भी विश्व का ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसके के ऊपर भारत और अमेरिका आपसी कोलैबोरेशन न कर रहे हैं। लेकिन ये जो यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, उसमें जो कई ऐसे विषय हैं जो कि उसमें प्रमुखता उन्हें मिल सकती है। जैसे जो विषय है ट्रेड और टैरिफ के जो विषय हैं, इमाइग्रेशन के जो इश्यूज हैं, और अभी हाल के समय में जिस तरीके से कुछ इलीगल इंडियन इमाइग्रेंट्स को भारत डिपोर्ट किया गया था, और उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें अमेरिका बांधकर जो भेजा गया था, जी, वो निसंदेह अपमानजनक था, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और इस संदर्भ में भारत अवश्य अपनी जो है बात और भी स्पष्ट तरीके से रखेगा। पहले ही इस संदर्भ में जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया हुआ है, और जाहिर है कि इस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी जो प्रक्रियाओं में करेक्शन लाना होगा, ताकि जो है ये जो प्रक्रिया है सम्मानजनक तरीके से बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान में रखते हुए उसको की जाए। साथ ही साथ जो एनर्जी से संबंधित विषय हैं, जैसा कि सिवाल साहब ने बताया कि जो अमेरिका के जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं
उसको भारत किस तरीके से अधिक जो है अपने लिए खरीदे, इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके के ऊपर अब दोनों देश और गहराई के साथ इसकी बात करेंगे, ताकि जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज की जा सके। और इस संदर्भ में जो भी यथोचित सुधार भारत में भी अगर अपेक्षित है, तो भारत भी इसको करने के लिए जो है आगे कदम बढ़ाने की योजना बना रहा है। जो सिविल न्यूक्लियर जो लायबिलिटी जो कानून है या एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसमें भी बदलाव की अब रिपोर्ट सामने आ रही है, जो कि भारत ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही सशक्त है। डिफेंस की जो क्या रिलेशनशिप है, डिफेंस के बारे में तो उन्होंने बताया, हमारे साथ शिवाज जी हैं, उन्होंने बताया। लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें और निवेश की बात करें, तो उसको लेकर क्या कुछ बातें हो सकती हैं? देखिए, आईटी का जो सेक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिछले बाइडेन प्रशासन के दौरान क्रिटिकल और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एडवांस आईटी टेक्नोलॉजीज है, उसमें गहरे से गहरा कोलैबोरेशन कैसे स्थापित किया जाए, इसके दिशा में बड़े इनिशिएटिव्स ले चुके हैं। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी जो CIT क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के इनिशिएटिव्स हैं, एडवांस कंप्यूटिंग से संबंधित जो समझौते हुए थे, जो सहमतियां बनी थी, उसके ऊपर ये फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन आगे कार्य करेगा और उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो आईटी का जो सेक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण बनकर के उभरा है, और अभी इसमें जो अधिक अन्य एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस सेक्टर को जो चुनौतियां मिलने जा रही हैं, उस संदर्भ में भी दोनों राष्ट्र के जो नेता विचार करेंगे। और अभी फ्रांस में जो AI की जो समिट हुई है, उसमें इस बारे में गंभीरता से विचार मंथन पहले ही किया जा चुका है। हालांकि अमेरिका का उसमें कुछ दृष्टिकोण अलग है, अमेरिका ने उस पूरे मसौदे पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी का जो सेक्टर है वो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, और इस संदर्भ में मैं आगे प्रगति की संभावना देखता हूँ। जहां तक निवेश की आपने बात कही है, देखिए निवेश के संदर्भ में आशीष जी मैं कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले से भारत के ऊपर इस बात का दबाव डाल रहे हो कि भारत अपनी टैरिफ को जो है कम करे और इंपोर्ट ड्यूटी घटाए, लेकिन भारत भी ये चाहेगा कि भारत की जो कंपनीज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रेटर मार्केट एक्सेस दिया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की अपने विचार को रखते हैं। यदि उनका विजन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का है, तो भारत का जो विजन है विकसित भारत को बनाने का है। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं कोई टकराव नहीं देखता, बल्कि एक सहयोग की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रों के बीच की का जो सबसे बड़ा जो बाइंडिंग फैक्टर है आशीष जी, भारत और अमेरिका के बीच का, वो ये है कि ये जो संबंध है हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों डेमोक्रेसी, दोनों एक दूसरे की महत्ता को समझते हैं, और इसी वजह से दोनों के जो अपने अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का जो अप्रोच है, उसमें मैं कोई टकराव नहीं देखता, बल्कि उसमें एक संभावना ही देखता हूं, उसमें सहयोग ही देखता हूं। सहयोग ही देखते। मेजर जनरल रिटायर AK शिवाज जी, क्या बांग्लादेश का जो मुद्दा है, बांग्लादेश में जो अशांति चल रही है, जाहिर तौर पर उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आने वाले समय में कहीं ज्यादा प्रभावित होंगे अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो। क्या इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप से बात हो सकती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे पर? अनम्यूट करिएगा AK शिवाज जी, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो बांग्लादेश का इशू है भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मगर आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी ये इतनी बड़ी प्रायोरिटी है नहीं बांग्लादेश, क्योंकि उनके पास रशिया यूक्रेन लड़ाई है, मिडिल ईस्ट में जो रहा है। मगर भारत चाहेगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ मिले हमें बांग्लादेश में। मैं अभी कुछ पलों के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि आपने रशिया यूक्रेन का जिक्र किया। उन्होंने ऑलरेडी फोन किया, चाहे पुतिन हो या चाहे जेलेंस्की हो, कि आप लोग मिल बैठकर टेबल पर बात करिए। क्या बांग्लादेश को लेकर भी इस तरह से दखल दी जा सकती है सीधे तौर पर?
बिल्कुल, देखो मैं कुछ बांग्लादेश की कुछ पिक्युलैरिटीज़ हैं, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने बहुत अच्छा बोला कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद करा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पुतिन से बात की, उसको ज़ेलेंस्की के साथ बात की, और कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये लड़ाई बंद हो सकती है, और क्योंकि वो पुतिन की एक चीज़ से बहुत ही सहमत हैं कि अभी यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। वो हम्म। एक प्राइमरी ही रिक्वायरमेंट है रशिया की। मगर जब बात आती है बांग्लादेश की, जो आपने बताई, बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की एक लीगल गवर्नमेंट थी, उसको जो एक प्रकार से गिराया गया, उसके अंदर अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की डीप स्टेट थी, क्योंकि शेख हसीना ने जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, वो देने से इनकार कर दिया था अमेरिका को, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कारण अमेरिका की जो डीप स्टेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और जिसके कारण शेख हसीना को 5 अगस्त को छोड़ना चाहिए। अब ये भी सच्चाई है, जो सिचुएशन बांग्लादेश में है, उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट भारत में हो रहा है, और हम्म। उससे क्या है, इस स्थिति के अंदर एक प्रकार इंस्टेबिलिटी है, और ये अमेरिका समझेगा, और भारत और अमेरिका बात करेंगे, इस पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और मोहम्मद यूनस और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशनशिप बिल्कुल खराब है, क्योंकि सच्चाई है, मोहम्मद यूनस जो एक प्रकार से डेमोक्रेट, जो कि हिलेरी क्लिंटन के ऊपर फंड दिया था जब पुराने इलेक्शन हुए थे, हिलेरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, और हिलेरी क्लिंटन के साथ साथ जो ये सोरस के साथ भी इसके बहुत तगड़े रिलेशन है मोहम्मद यूनस के, और मोहम्मद यूनस बराक ओबामा के भी अगेंस्ट है। तो सबने ये सोचा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो मोहम्मद यूनस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। पर लगता ऐसा है कि अमेरिका को हम ये पुश करेंगे। एक तो उन्होंने पहले ही मिलिट्री एड तो बंद कर दिया है, यूएस एड को भी बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, बातचीत पक्का होगी, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया बांग्लादेश। और एक चीज समझ आएगी अमेरिका को कि जो गलती अमेरिका की डीप स्टेट ने की, उसका फायदा चीन और पाकिस्तान को हुआ। हम्म। चीन, ये एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, चीन इसका इस्तेमाल कर रहा है। चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को दोबारा लेके आ गया है बांग्लादेश के अंदर। उधर जो पाकिस्तान की आईएसआई है, वो रेडिकलाइजेशन कर रही है, अपना गढ़ जमा दिया है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पूरे इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, और ये अमेरिका समझेगा कि गलती हुई है डीप स्टेट से, मगर इसका फायदा उठाया है चीन और पाकिस्तान ने। चीन और तो मुझे लगता है पाकिस्तान। जी। पक्की बात होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जी। बताना चाहूंगा कि जो बात देखो, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का मेन एम है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, और जबकि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में तालमेल होगा। कहीं ना कहीं टैरिफ को भारत कम करने के लिए मानेगा, जिस प्रकार से ऑलरेडी भारत ने डेविडसन हार्ले, उसके बाद एप्पल और टेस्ला के इस बजट के अंदर पहले ही कम कर दिए हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है बाकी चीजों के लिए भी भारत मानेगा। व्यापार को लेके बड़ी बात होगी, एनर्जी सेक्टर को लेके ऑयल और गैस की भी बात होगी। और भारत जो F-18 की बात की, बिल्कुल F-18 जो करेगा। है, भारत इतना इंटरेस्टेड नहीं था। भारत ने राफेल M खरीद लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि चूंकि चीन पर टैरिफ लगाया गया, जाहिर तौर पर चीन उससे नाराज होगा, रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है, क्या भारत व्यापार के दृष्टिकोण से, मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से क्या एक विकल्प, हालांकि चीन का विकल्प, क्या बन के उभर पाएगा? निस्संदेह भारत के पास वो सारी अपार संभावनाएं हैं, वो रिसोर्सेस हैं कि जिसके के माध्यम से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पूरी के जो रिफॉर्म्स हैं, वो जो किए गए, जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं भारत में किए गए, ये जो प्रक्रिया है एक लंबे समय से चल रही है। और आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना हाल के वर्षों में कोरोना की पैंडेमिक के बाद से पूरे विश्व में एक्सपोज हुआ है। चाइना जो कि पूरे विश्व के सहयोग से ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, जिसे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था, वहां से अब सप्लाई चेन्स विड्रॉ कर रही हैं और वो अल्टरनेट्स की तलाश में। और भारत जाहिर है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है, और भारत के पास विशाल जो टेरिटरीज है, और उसका अगर ठीक तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जाए तो भारत जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभर सकता है, चाइना का अल्टरनेटिव बनकर उभर सकता है।
और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को इस दिशा में और अपने प्रयासों को एक्सपेडाइट करने की आवश्यकता है और तेज करने की आवश्यकता है। और निसंदेह जैसा कि आपने कहा कि चाइना से कंपनीज विड्रॉ कर रही हैं और वो भारत की तरफ देख रही हैं और भारत की सरकार भी उनका स्वागत कर रही है। अनेक जो है कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन्स पहले ही स्थापित कर रखी हैं। यहाँ तक कि जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस दिशा में भी जो है अनेक कंपनीज भारत में अपने जो बेसिस को सेटअप कर रही हैं। और जाहिर है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है और भारत इसका पूरा लाभ उठाना चाहेगा। और इस दिशा में भी कैसे अधिक से अधिक भारत में अमेरिकी कंपनीज निवेश करें, इस संदर्भ में भी बातचीत होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले ही जो सीईओ फोरम है भारत और अमेरिका का, उसके माध्यम से अनेक सीईओ के साथ लगातार वो संपर्क में रहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत में जो आने वाले समय में जो निवेश का जो वातावरण और बेहतर होगा और बड़ी कंपनीज और बड़े रिसोर्सेज के साथ और अधिक अपने पैसों के साथ भारत में आएंगी और भारत जाहिर है कि दिल खोल करके उनको स्वागत करेगा, स्वागत भी करेगा और इससे रोजगार भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि महाशक्ति बनने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और चीन के एक विकल्प के रूप में अपने आप को मजबूती से स्थापित करेंगे।